नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं विलियन में हमने लेक्चर नंबर 2.6 तक कवर कर दिया है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2.7। 2.6 में हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि राउल्ट का नियम क्या होता है, उस पे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे उन न्यूमेरिकल को हम लगाएंगे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ना, बढ़ने का मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन हो रहा है, मतलब क्वथनांक बढ़ रहा है। क्वथनांक बढ़ रहा है, वो कब बढ़ा ये हमको देखना पड़ेगा। और क्वथनांक होता क्या है इसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 2.6 में आपको बताया था दोस्तों। तो 2.7 में क्वथनांक क्या होगा, इसमें हमको ये देखना है, पहले हमको ये पता करना है क्वथनांक होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमने 2.6 में आपको कवर किया था कि क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। यानी क्वथनांक होता क्या है सर? द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाए किसके? वायुमंडलीय दाब के। यानी वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाता है वायुमंडलीय दाब के, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब हमको पढ़ना क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन कब होगा, यानी क्वथनांक हमारा कब बढ़ेगा? तो हम देखते हैं सर, हमको एक कंडीशन पता है कि किसी द्रव का वाष्प दाब, अगर वाष्प दाब का कब इफेक्ट पड़ेगा? जब हम द्रव में कोई क्या मिला दें सर? जब हम किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते थे, जब हम किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते थे तो उसकी वाष्प दाब क्या हो जाती थी? वाष्प दाब क्या हो जाती थी? कम हो जाती थी। यानी किसी द्रव में अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता था, ये लेक्चर नंबर 2.6 में हमने आपको एक्सप्लेन किया है, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो उसकी वाष्प दाब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमने कोई लिक्विड ले लिया, अब इसमें हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो क्या बन गया? विलयन बन गया। जब विलयन बना तो उसमें कुछ ही मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट होंगे, बाकी मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब जो मॉलिक्यूल वाष्प में कन्वर्ट नहीं हो रहे, इसका मतलब वहां पर वाष्प दाब क्या हो रही है? कम हो रही है। अब हमको करना क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। जब वाष्प दाब कम होगी तो क्वथनांक हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्वथनांक होता क्या है कि वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों को हमको क्या करना है? बराबर करना है। लेकिन हुआ क्या सर? वाष्प दाब तो कम हो गई। अब वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका मतलब क्वथनांक भी क्या होगा? उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी इसको देखेंगे। आइए दोस्तों इसको लिखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने डेफिनेशन लिख लिया है, सो डेफिनेशन क्या कह रही है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर द्रव की वाष्प दाब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये तो हमको पता है। यानी कोई विलायक लीजिए आप, उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ जब घोलेंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाती है, जिससे विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी जब वाष्प दाब कम होगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कंडीशन ध्यान रखेंगे कि जब वाष्प दाब कम होती है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमको क्या करना होता है कि क्वथनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों क्या हो? बराबर हो। इनको बराबर करने के लिए हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, इसीलिए उसका क्वथनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अतः विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर क्वथनांक उन्नयन या डेल्टा टी बी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टी, और बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट होता है, बी इसको सफिक्स में लगाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा टी बी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि विलायक लिया, कोई शुद्ध विलायक लिया, अब इसकी कुछ वाष्प होगी, ठीक है,
वाष्प दाब होगी। जब ये वाष्प यहाँ ज्यादा होगी तो वाष्प दाब भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, यानी वाष्प ज्यादा है तो वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो मान लिया जब वाष्प दाब ज्यादा है तो क्वथनांक कितना होगा, T0 होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। अब ये क्या बन गया, विलयन। विलयन जब बना तो इसमें है क्या क्या, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है और क्या है, अवाष्पशील पदार्थ है। शुद्ध विलायक है और अवाष्पशील पदार्थ है। जब ये दो चीजें मिल गई तो क्या बना, विलयन बना। जब विलयन बन गया, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प क्या होती है, कम बनती है। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। और हमको पता है जब वाष्प दाब कम होता है क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तब हमने क्वथनांक कितना मान लिया, T मान लिया। यानी ये जो क्वथनांक है वो किसका है, विलयन का क्वथनांक है, और ये क्वथनांक किसका है, विलायक का क्वथनांक है। अब हमको इनका अंतर निकालना है, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि पहले क्वथनांक इतना था, बाद में जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। अब हमको यही देखना है कि ये जो बढ़ा हुआ पोर्शन है ये कितना बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देंगे। ज्यादा किसका बढ़ा, विलयन का बढ़ा, यानी ये क्वथनांक किसका होगा, विलयन का होगा। और ये वाला क्वथनांक किसका होगा, विलायक का होगा। यानी विलयन के क्वथनांक से विलायक के क्वथनांक को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमको ये पता चल जाएगा क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ है या बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या बना, क्वथनांक उन्नयन यानी डेल्टा TB क्या होता है, T माइनस T0। T किसका था, विलयन का क्वथनांक। हमने बताया क्या था, जिसका वाष्प दाब, जिसका क्वथनांक बढ़ जाएगा उसके क्वथनांक से कम वाले क्वथनांक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां से हमको क्या पता चल गया, क्वथनांक का उन्नयन। एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे, क्वथनांक होता क्या है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ का वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। अब हमने इसमें कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, अब वाष्प दाब क्या हो गई, कम हो गई। जब वाष्प दाब कम हो गई तो इस वाष्प दाब को हमको बढ़ाना पड़ेगा, और कितने के बराबर करना पड़ेगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर देंगे तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या हुआ, क्वथनांक का उन्नयन। अब हम देखते हैं इसको ग्राफ के फॉर्मेशन में हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो आइए दोस्तों बनाते हैं एक ग्राफ और देखते हैं कि डेल्टा T कैसे निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ग्राफ बना लिया है, और ये ग्राफ किसके मध्य बनाया गया है, वाष्प दाब और ताप, यानी जो क्वथनांक का उन्नयन हो रहा है वो ताप और वाष्प दाब के मध्य ही हो रहा है। हमने क्या बनाया, किसके किसके बीच देखते हैं, विलायक के बीच देखते हैं और विलयन के बीच। यानी विलायक के बीच का ग्राफ ये बनाया और विलयन का ग्राफ हमने बना लिया। विलायक का ग्राफ या विलायक का वाष्प दाब कब बढ़ता रहता है, विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो जल्दी से वाष्प में कन्वर्ट होता रहता है। जब वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पर मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए उस पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और विलायक के वाष्प दाब को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, P0 से रिप्रेजेंट करते थे। फिर जब हमने विलयन कब बना, जब उसमें हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो वाष्प की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। वाष्प की मात्रा कम हुई, इसका मतलब उस पर लगने वाला वाष्प दाब भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका वाष्प दाब किसका अधिक है और इसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। और विलयन के वाष्प दाब को किससे रिप्रेजेंट करते थे, PS से रिप्रेजेंट करते थे। तो जब ये वाष्प दाब देखा तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, और विलायक का टेम्परेचर हम कितना लेते हैं क्वथनांक के टर्म में, उसको लेते हैं T0 लेते हैं, और विलयन के टर्म में कितना लेते हैं, कैपिटल T लेते हैं। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसे ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्वथनांक का उन्नयन, यानी डेल्टा TB, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू T0 माइनस T। यानी क्या करिए आप, विलायक के क्वथनांक, सॉरी T0 माइनस T नहीं होगा,
t माइनस t0 होगा। यानी विलयन के क्वथनांक से आप क्या करिए, विलायक के क्वथनांक को आप माइनस कर दीजिए तो आपको यह पता चल जाएगा क्वथनांक कितना बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, क्या करेंगे, अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो वाष्पदाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वाष्पदाब कम होगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस इतना ध्यान रखेंगे, सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, इसके सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक दिया होगा, वहां क्लिक करेंगे, वहां से नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। और दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, और क्या रिलेशन हो सकता है डेल्टा टीबी के फॉर्मेशन में, तो हमने देख लिया। एक रिलेशन दोस्तों हम और देखेंगे, डेल्टा टीबी और मोललता में क्या संबंध होता है। आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं संबंध। तो दोस्तों देखते हैं क्वथनांक के उन्नयन और मोललता में क्या संबंध होता है। हमने संबंध लिख लिया है। क्वथनांक का उन्नयन और मोललता में संबंध होता है। जो क्वथनांक उन्नयन होता है यानी डेल्टा टीबी जो होता है वो मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर क्वथनांक का उन्नयन बढ़ेगा तो मोललता भी बढ़ेगी, अगर क्वथनांक का उन्नयन कम होगा तो मोललता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मोललता है, मोलरता नहीं है। सो हम क्या करते हैं, या इसको किस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, या दोस्तों हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी अनुक्रमानुपाती। जहां भी देखते हैं वहां हमारा मन क्या करने लगता है, सर हमको अनुक्रमानुपाती का साइन हटाना है। बिल्कुल हटाइए, अच्छी बात है। अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, क्या लगाते हैं, बराबर लगा दिया। फिर क्या लिखते हैं, यहां पर कौन सा स्थिरांक लगेगा, यहां स्थिरांक लगेगा बेटा KB। क्या है, KB। ये क्या है, इसके बारे में अभी देखेंगे। इनटू क्या लिखा हुआ है, मोललता। ये KB है क्या, इसको लिखेंगे, KB को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। KB को क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यानी ये एक कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। नाम ध्यान रखेंगे, KB को क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोललता का फॉर्मूला अभी हमें पता है, यानी इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो पहला तो इसको हम बॉक्स में कर देंगे, हमने कर दिया। या इसको और क्या लिख सकते हैं, हम क्या जानते हैं, डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू मोललता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे विलेय मोलों की संख्या, विलायक का भार, विलायक का भार किस में चाहिए हमको, ग्राम में चाहिए। और सर जब ग्राम में चाहिए होता था तो क्या करते थे, यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। क्या दोस्तों अभी इसको और चेंज किया जा सकता है, तो आप कहेंगे यस सर। यानी हम इस फॉर्मूले को इतना चेंज करेंगे कि जहां से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं और उन न्यूमेरिकल में आप फटाक से डालेंगे और तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों हमने इसको चेंज कर लिया, यानी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB इंटू मोललता का फॉर्मूला हमको पता था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें, ग्राम में, इंटू 1000। ठीक है दोस्तों, मोलों की संख्या का भी हमें अभी फॉर्मूला पता है, यानी मोलों को संख्या का फॉर्मूला पता है, वो भी डाल दीजिए। तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं, या डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार किसमें, ग्राम में चाहिए, इंटू 1000। दोस्तों हमने पहले क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, हमने लिख लिया। अनुक्रमानुपाती देखा, हमारा मन हुआ सर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे, बराबर लगाएंगे। फिर क्वेश्चन आया सर स्थिरांक इसमें कौन सा लगाया जाएगा, तो इसमें स्थिरांक कौन सा लगाएंगे, KB लगाएंगे। B क्यों लगाया, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। जब हम अभी हिमांक का अवनमन पढ़ाएंगे तो वहां पर हम लगाएंगे KF लगाएंगे।
तो वहां पर हम बाद में बात करेंगे। तो Kb क्यों लगाया, क्योंकि मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोललता का फॉर्मूला पता था, वो लगा दिया। अब दोस्तों हमको विलेय के मोलों की संख्या का भी फॉर्मूला पता है, हमने लगा दिया। लेकिन क्वेश्चन बनता कहां से है, क्वेश्चन आपसे कहेगा, सारी चीजें दे देगा, आपसे कहेगा विलेय का अणुभार बताइए। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा चेंज कर लेंगे कि हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला डालेंगे और फटाक से निकल आएगा मेरा आंसर। तो हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, विलेय का अणुभार बराबर 1000 गुणे Kb गुणे विलेय का भार बटे डेल्टा Tb इंटू विलायक का भार। विलायक का भार किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए। दोस्तों ये आपका मेन फॉर्मूला है और यहीं से आपके क्या लगेंगे, क्वेश्चन लगेंगे। जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। यही फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम आपको न्यूमेरिकल जब देंगे तो आपसे क्या पूछेंगे, उसमें विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। लेकिन अब एक तरीका ये था, हम आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा देते और आपसे कहते आप इसको रट लीजिए, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है, वो गलत है। ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया, इसको हमने स्टार्टिंग से बता दिया। सर क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, मोललता के अनुक्रमानुपाती होगा। मोललता का फॉर्मूला पता था, विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला पता था, फिर इसको हमने चेंज किया और विलेय के अणुभार का फॉर्मूला हमने दोस्तों निकाल लिया। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक और छोटा सा टॉपिक इसमें आता है, कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि मोलल उन्नयन स्थिरांक कई बार आया हुआ है, सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कैसे हम जानेंगे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इसके बारे में आइए दोस्तों देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम मोलल उन्नयन स्थिरांक को हमने बताया था Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में, यानी विलायक कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यानी आपने एक कंटेनर लिया और इसमें क्या लिया, एक विलायक लिया। विलायक होना कितना चाहिए, 1 किलोग्राम विलायक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 1 किलोग्राम विलायक लिया। अब इसमें आप डाल क्या रहे हैं, आपने डाला अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ, आप इसमें अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अवाष्पशील पदार्थ कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। यानी विलायक 1 किलोग्राम हो, अवाष्पशील पदार्थ 1 मोल होना चाहिए। तब जो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी या जो क्वथनांक बढ़ेगा, उसी बढ़े हुए क्वथनांक को हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और ये मेजर की हुई वैल्यू है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी Kb का वैल्यू होता है 0.51 केल्विन प्रति मोल। ये ध्यान रखेंगे, जल का उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, 0.51 केल्विन प्रति मोल। हालांकि जब आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो वहां पर जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की वैल्यू आपको दे दी जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब इसके न्यूमेरिकल कैसे किए जाएंगे उनकी हम बात कब करेंगे, अपने अगले लेक्चर में। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, अगला लेक्चर मतलब 2.8 देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।